जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। तो पिछली क्लास में हमने जब पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसमें बताया हुआ था प्रस्तावना के बारे में। अब आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद हैं या राज्यों का गठन। इसके पहले हम लोग राज्यों के गठन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो अनुच्छेद है या सबसे पहला भाग हो या सबसे पहली अनुसूची हो तो सबसे पहले उसमें दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो हमको सबसे पहले पढ़ना है राज्यों के बारे में, राज्यों के पुनर्गठन के कि कितनी रियासतें थी और उनको रियासतों को बांट करके राज्यों का गठन किस प्रकार से किया गया, उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी और कितनी वर्तमान में हैं। तो सबसे पहले इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल संविधान की अगर बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं संविधान की, तो संविधान में अगर बात करें कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, ठीक है। और 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अगर गणना के आधार पर देखा जाए, जो गणना के आधार पर इनको काउंट किया जाए तो सब आर्टिकल जो होते हैं, उप अनुच्छेद, तो उनको अगर गिना जाए तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां थी, ठीक है। और अगर बात की जाए कि वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, जिनको हम गणना के आधार पर ना देखते हुए कुल अनुच्छेद की बात करें वर्तमान, तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है। ये तो हो गई कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाहे भाग हो, चाहे अनुसूची हो या चाहे अनुच्छेद हो, सर्वप्रथम एक अनुच्छेद, पहला भाग और पहली अनुसूची में ही दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो चाहे अगर बात करें हम लोग कि भाग की बात करें या अनुसूची की बात करें या हम बात करें अनुच्छेद की, तीनों में बात कही गई है क्या? तीनों में बात एक ही कॉमन है। इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची के बारे में कि अनुसूचियां कितनी हैं, इनको बताने का प्रयास करते हैं। तो अनुसूची, कुल कितनी अनुसूची हैं, हमने वर्तमान में बताया कि 12 अनुसूचियां हैं। अब 12 अनुसूचियों को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि सबसे पहले अनुसूची में क्या बताया गया है। अनुसूचियां, पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि शपथ, वेतन, इसमें बताया गया है वेतन,
जबकि तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ, शपथ दिलाने के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। और चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी, सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है, ठीक है। और पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है, पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि एससी और एसटी का उपबंध किया गया है, उपबंध, एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। छठवां एएमटीएम, एएमटीएम, इसका मतलब समझिए, एएमटीएम का मतलब है असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के लिए आरक्षण, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है, सातवीं अनुसूची में बताया गया है, इसमें देखिए 7 से सातवीं अनुसूची, और इसमें बताया गया कि सूचियों के बारे में बताया गया है, सूचियां, और सूचियां कितनी हैं, तो ये हैं 3 प्रकार की सूचियां। सबसे पहले राज्य सूची, दूसरी संघ सूची, और तीसरी समवर्ती सूची, ठीक। इसके बाद आठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है, आठवीं अनुसूची में बताया गया है राजभाषा के बारे में, राजभाषा, ठीक है। आठवीं अनुसूची में बताया गया राजभाषा के बारे में। और नवीं अनुसूची में बताया गया, नवीं मतलब न से नियम मतलब अधिनियम, और कौन सा अधिनियम, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, इसके बारे में बताया गया है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 10वीं अनुसूची में बताया गया, 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में बताया गया ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में। और 12वीं अनुसूची में बताया गया नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका। तो ये है अनुसूची, और जितनी भी अनुसूची में जो बात कही गई है ये हमने आपको बताई है। बात सबसे ये होती है पहले कि जो भारत राज्यों का संघ है, तो हम इसको सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से राज्यों का गठन किया जा रहा है और कितने प्रकार के राज्यों का गठन किया रहा है, किस तरह से मतलब रियासतों को तोड़ करके राज्यों का गठन किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले राज्यों के गठन के बारे में। तो सबसे पहले जो राज्यों का गठन किया गया वो भाषाई आधार पर किया गया था। सबसे पहले जो राज्यों का गठन किया गया वो किया गया भाषाई आधार पर। तो सबसे पहले जो गठन किया जाता है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस तरह से किया गया, तो सबसे पहले क्या था, इसमें हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और कन्नड़ ये सब एक ही साथ में रहा करते थे। तो इनके जो दिनचर्या थी, तो क्योंकि इनकी भाषा अलग अलग थी और इनकी जो दिनचर्या थी, त्यौहार थे, तो इनके सब अलग अलग थे, रीति रिवाज, तो इनको बहुत ही दिक्कत हो रही थी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो ये गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास और उनसे कहा कि हमें भाषाई आधार पर बांट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बांट दे। तो अब क्या हुआ कि ये लोग गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास और राजेंद्र प्रसाद से बोले कि हमें भाषाई आधार पर बांट दीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे से
मतलब बहुत ही रीति रिवाज त्यौहार सारे अलग अलग हैं, तो हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हुआ कुछ यूँ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर गए और इन्होंने बात की। एक व्यक्ति थे इलाहाबाद के चीफ जस्टिस, जिसका नाम था एस.के. धर। तो एस.के. धर की अध्यक्षता में इन्होंने 4 सदस्यीय समिति बनाई, एक आयोग बनाया जिसका नाम था भारतीय प्रांतीय आयोग। तो हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन में। तो राज्यों का पुनर्गठन कुछ किस तरह से होता है। तो सबसे प्रथम हुआ था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है। तो सबसे सर्वप्रथम क्या हुआ था, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ, तो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये सबसे प्रथम कि जो आयोग बना भाषाई प्रांतीय आयोग, एस.के. धर की अध्यक्षता में, एस.के. धर, एस.के. धर, एस.के. धर कौन थे, ये थे प्रयागराज, प्रयागराज के रिटायर चीफ जस्टिस, और इनकी प्लस 3 सदस्य, 3 सदस्य और थे इनके। तो 4 सदस्यीय आयोग था, 4 सदस्यीय आयोग, 4 सदस्यीय आयोग। ठीक है ना। और इस आयोग का क्या नाम था, भाषाई प्रांतीय आयोग, भाषाई प्रांतीय, भाषाई प्रांतीय आयोग। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई, स्थापना 27 नवंबर 1947 ईस्वी, 27 नवंबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। और इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट, इनकी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को। अब बात यह है कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था। इसमें बताया गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है, परंतु इनको प्रशासनिक, भौगोलिक या वित्तीय हिसाब से, इनका प्रशासनिक हिसाब से इसका मतलब राज्यों का गठन किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये रिपोर्ट क्या कहती थी, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, प्रशासनिक, प्रशासनिक, भौगोलिक, भौगोलिक और वित्तीय, वित्तीय सुविधा के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से होगा। इस रिपोर्ट ने बता दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जेवीपी कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी। इसमें जे का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी से है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी से है पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक। ये पार्टी ने अपनी, मतलब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। और इस रिपोर्ट में भी यही बताया कि हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय सुविधा के हिसाब से इसका हम गठन करेंगे।
तो फिर क्या हुआ, इसमें कुछ हुआ इस तरह था कि तेलुगु के कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू। तेलुगु नेता थे, तेलुगु कांग्रेसी नेता जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने क्या किया कि इस घोषणा को सुनते हुए कि मतलब ये नतीजा निकला है कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठन नहीं किया जा सकता है, तो इस नेता ने क्या किया कि भूख हड़ताल शुरू कर दी और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद भूख हड़ताल शुरू की। और भूख हड़ताल कितने दिनों की थी? भूख हड़ताल इन्होंने भूख हड़ताल की और कितने दिनों की? 56 दिनों की। 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की और जब 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1953, 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या हुआ कि जो अब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब पार्टी को खतरा है, क्योंकि यहाँ की जनता जो कि आक्रोश से भर चुकी थी और क्योंकि भाषाई आधार पर गठन किया नहीं गया था और नेता उनके मारे गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान। तो अब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब पार्टी को खतरा है, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य बना आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम कब बना था ये? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य बना। इसके बाद क्या हुआ कि जब आंध्र प्रदेश को गठन हो गया तो सभी राज्यों के लोगों ने कहा कि हमें भी भाषाई आधार पर गठित किया जाए, हमें भी भाषाई आधार पर बांटा जाए। अब क्या हुआ, तो एक अधिनियम बना एक जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो क्या हुआ कि अब बनेगा राज्य पुनर्गठन आयोग। तो अब बात करेंगे किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनता है? राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि अब राज्यों का जो गठन किया जाएगा वो भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा, जबकि प्रशासनिक हिसाब से किया जाएगा और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किया जाएगा, वित्तीय सुविधा के हिसाब से किया जाएगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि इस आयोग में क्या बताया गया कि 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत क्या हुआ? 7वें संविधान संशोधन के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। देखिए कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? 1953 में, जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनता है? 1956 में। ये महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है।